हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटेट पेपर के लिए कुछ प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए आइए देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, यानी ये कथन सही है। या फिर हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। या ऑप्शन नंबर सी है कि उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है। या फिर डी है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने एकल सामान्य बुद्धि के विचार को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कई स्वतंत्र बुद्धियाँ उन्होंने जो है तो कई स्वतंत्र बुद्धियाँ प्रस्तावित की हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी और अस्तित्वगत बुद्धि इन्होंने प्रतिपादित किया है। और ये बुद्धियाँ स्थिर नहीं हैं, इन्हें पोषित और विकसित किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति की बुद्धि का प्रोफाइल एक जैसा नहीं होता है, अतः यह कहना गलत है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे से अधिक बुद्धिमान है। तो गार्डनर के अनुसार हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियाँ होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो है तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी को भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अंग्रेजी को, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है संस्कृत को या मातृभाषा यानी कि गृह भाषा को। तो देखिए यहाँ पे कि यह नीति जो है तो ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई मातृभाषा या घर की भाषा में होनी चाहिए और इससे बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर होती है और सृजनात्मकता और स्थानीय भाषाओं के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होगा तो वो मातृभाषा या गृह भाषा है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं। तो बैठने की व्यवस्था में लचीलापन और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। तो ये है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की विशेषताएं या सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष की। तो देखिए यहाँ पे कि यह कक्षा छात्रों को लोकतांत्रिक और लचीला वातावरण देती है, यानी कि सामाजिक संरचनावाद में ज्ञान सामाजिक अंतःक्रियाओं और सहयोग के माध्यम से बनता है और यह कक्षा जो है तो छात्रों को लोकतांत्रिक और लचीला वातावरण देती है, जिसमें बैठने की लचीली व्यवस्था से समूह कार्य आसान हो जाता है और समूह में सीखना सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और ये जो है तो केंद्र में नहीं, ठीक है। और छात्र जो है तो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और व्यवहारवादी कक्षा में व्यवहार परिवर्तन पर जोर रहता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है तो ये नहीं होगा। इसलिए देखिए कि लचीली बैठने और समूह कार्य की विशेषताएं तो ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा में ही मिलती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि मानकीकृत व एक समान शिक्षा शास्त्र जो है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, या थर्ड है कि पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि संलग्न व संदर्भित। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और भावनात्मक विशेषताओं में अंतर को दर्शाती हैं। और यदि शिक्षा शास्त्र केवल मानकीकृत या परीक्षा केंद्रित हो तो वह हर बच्चे की अलग अलग जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। देखिएगा यहाँ पे पहला और दूसरा। तो पहले में कहा जा रहा है मानकीकृत और परीक्षा पर केंद्रित, तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इसके विपरीत संलग्न व संदर्भित शिक्षा शास्त्र शिक्षण को शिक्षार्थी के स्तर, रुचि और संदर्भ के अनुसार ढालता है, और यह प्रासंगिक सामग्री, अनुभवात्मक गतिविधियों और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। और इसमें देखिए तो इसमें शिक्षक प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संलग्न व संदर्भित। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, तो वो करेगा संलग्न व संदर्भित शिक्षा शास्त्र। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य रटने की क्षमता का परीक्षण है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना है, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना है। देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जो है तो वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ अंक देना नहीं है, और यह छात्रों की वास्तविक समझ, विश्लेषण और रचनात्मकता को परखता है। और इस नीति में जो है तो नियमित और रचनात्मक आकलन पर जोर दिया गया है, जो कि शिक्षक और छात्र दोनों की मदद करता है। इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया लगातार बेहतर होती है, और मूल्यांकन का लक्ष्य जो है तो हर छात्र के विकास को समझना और उसे सीखने में सहायता देना है, न कि उनकी तुलना करना या रटने की क्षमता मापना है। इसलिए सही उत्तर वह है जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने पर केंद्रित है। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समावेशन का क्या अर्थ है। तो समावेशन का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष छोड़कर अपनाना, या फिर सेकंड है कि अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, या भेदभाव को बढ़ाना देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, या फिर भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो समावेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समावेशन का अर्थ जो है तो समावेशन का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों की उनकी सामाजिक पहचान जैसे कि योग्यता या अक्षमता के बावजूद एक समान शैक्षिक प्रणाली में शामिल करना और उन्हें समान अवसर देना। इसमें प्रत्येक बच्चे की विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, और यह दृष्टिकोण बाधाओं को दूर करके सभी की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो शिक्षक को हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करने से बचना चाहिए, या
प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए, या शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, या फिर कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षक को किसी एक समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए, यानी कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो शिक्षक को प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से अन्य पृष्ठभूमियों के बच्चे उपेक्षित और वियोजित महसूस करेंगे, और समावेशी कक्षा में हर विद्यार्थी की सांस्कृतिक क्षमता को पहचानना और सम्मानित किया जाता है, और शिक्षण सामग्री में विविधता शामिल करना तथा कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करना समावेश को बढ़ावा देता है, और प्रभुत्वशाली समूह को प्राथमिकता देना या उन सब के विपरीत है और असमानता ये पैदा करता है। अतः जो है तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए शिक्षक को प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, या गायन संबंधी विकार है, या सोच संबंधी विकार है, या चलने संबंधी विकार है। तो देखिए यहाँ पे कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। तो ये जो है पठन यानी पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है। इसमें बच्चे को अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, और वे अक्सर अक्षरों को उलट पलट कर पढ़ते हैं या शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि ऐसे बच्चे जो होते हैं तो ये सा को वाज पढ़ते हैं, सा को क्या पढ़ते हैं, वाज, या फिर 69 को यानी देखिएगा यहाँ पे 69 को ये 96 यानी कि 69 को ये 96 समझते हैं, और यह समस्या पढ़ने की समझ और वर्तनी को भी प्रभावित करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन में कठिनाई से संबंधित है। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। सेकंड है कि विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। थर्ड है कि बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा, यानी कि आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चा अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो, और इसके लिए शिक्षक को अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कई विकल्प देने होते हैं। जैसे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए विकल्प श्रव्य दृश्य मल्टीमीडिया देने से अक्षम बच्चे अपनी सुविधा अनुसार सीख पाते हैं, और यह उनकी धारणा भाषा और समझ की विविधता को समायोजित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जानकारी प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली छात्र, तो प्रतिभाशाली छात्र जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से आत्मसात करते हैं, या फिर प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं प्रतिभाशाली छात्र। या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं तो इनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो देखिए कि प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं तो वो जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से आत्मसात करते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र असाधारण होते हैं और सामान्य बच्चों की तुलना में तेज़ी से सीखते हैं, और ये छात्र जानकारी को जल्दी और सही तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, और उनमें उच्च बौद्धिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और अवसारी सोच पाई जाती है,
और वे अपनी आयु स्तर के साथियों की तुलना में अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। और साथ ही ऐसे बच्चे जो होते हैं तो वे जटिल निर्देशों का पालन करने, तर्क करने और विचारों के बीच संबंध देखने में सक्षम होते हैं। इसलिए जो है प्रतिभाशाली छात्रों की मुख्य पहचान यह है कि वे जानकारी को शीघ्रता और शुद्धता से ग्रहण करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए।